हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो एक्चुअल में बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी, बट इट इज़ लाइक अ डिफरेंशियल इक्वेशन कि इसमें हर एक साइज में एक अलग आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। और आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये जजमेंट बनाने में कि सर फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हाउ कैन वी जज कि वो यहाँ पे कंडीशनल का है या इंडिपेंडेंट इवेंट का है या आपका बेस थ्योरम का है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, मैं जो सीरीज शुरू कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की, जिसकी मैं लगभग 4 वीडियो बनाऊंगा, अगर आप ये इसको देख लेते हो और इसके में जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं आप उसको अच्छे से समझते हो, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, तो आपको ये इशू एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आने वाला कि सर ये कंडीशनल है या बेस थ्योरम है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक बार आपको एग्जाम में अगर ये पता लग गया कि किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो करना इज़ नॉट डिफिकल्ट। और मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आप इस चैप्टर की एनसीईआरटी भी ढंग से कर लें और बाहर के क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ना भी लगाएं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस चैप्टर में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है या एनसीईआरटी बेस्ड आता है, बट हाँ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तो आप आराम से कर लोगे। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 11th का थोड़ा बहुत बेस आपको आता ही होगा, और अगर नहीं आता तो 11th का हल्का फुल्का बेस आप ज़रूर देख रहे, लाइक सैम्पल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो टॉपिक जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है वो मैं इस वीडियो में कवर कर लूँ, ताकि आपको कंडीशनल में कोई खास दिक्कत ना आए। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं इसके अंदर चैप्टर नंबर, हम शुरू कर रहे हैं 13। अगर मैं बोर्ड की बात करूँ तो 80 मार्क्स में आप ये मान के चलिए कि इसकी वेटेज लगभग 10% तो रहती है, तो 8 मार्क्स का चैप्टर ये बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और मैं डिस्ट्रीब्यूशन ये मान के चल रहा हूँ कि इसके अंदर 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। और जो 5 से आएगा वो फिक्स्ड है, वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। अगर वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं आया तो 4 नंबर में एज अ केस स्टडी आ जाएगा। तो 8 नंबर का चैप्टर मिनिमम ये आता ही आता है। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने लिखा हुआ है कि 2 और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इम्पॉसिबल भी कई बार हम इसको बोल देते हैं। मैंने क्या लिखा है, इफ़ द ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रिवेंट्स द ऑकरेंस ऑफ ऑल अदर। पहले इसका मतलब समझो कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। देखो मैंने क्या बोला कि 2 इवेंट एक ही एक्सपेरिमेंट से लिंक्ड होंगे और वो कब आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, जब एक का होना बाकी के होने की प्रोबेबिलिटी को ख़त्म कर दे, तब हम बोलेंगे कि भाई वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने कहा जी कॉइन हम उछाल रहे हैं। अब कॉइन में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, बट हेड टेल आपस में क्या है जी, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वाई? बिकॉज अगर हेड आएगा तो टेल के चांसेस खत्म, और अगर टेल आएगा तो हेड के चांसेस खत्म। तो एक का होना दूसरे के होने को खत्म कर रहा है, तो इट विल बी अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। या मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल डाइफे का, अब मैंने बोला जी वहाँ पे ऑड नंबर एक इवेंट मान लेते हैं, इवन नंबर एक इवेंट मान लेते हैं। तो आपको पता है अगर इवन नंबर आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा। तो ऐसे जो केसेस, कभी भी ध्यान रखना कि एक इवेंट का होना दूसरे के होने के चांसेस को ख़त्म करे, उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है, इनकी खास बात ये होती है कि इनका इंटरसेक्शन हमेशा 5 होता है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक यहाँ पे लगा दूँ कंडीशन कि अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, तो आप अगर इसके निकालते हो फॉर एग्जाम्पल सैम्पल स्पेस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, HT TH, यहाँ आ जाएगा HH और आ जाएगा TT, राइट। अब मैं एक इवेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने इवेंट E ले लिया फॉर एग्जाम्पल कि बोथ आर हेड। तो अगर मैं बोल रहा हूँ बोथ आर हेड, इट मीन्स इसके आगे सैंपल पॉइंट HH, और मैंने एक ले लिया F इवेंट की बोथ आर टेल। तो यहाँ पर F इवेंट क्या हो जाएगा अल्टीमेटली आपका TT। तो मैंने आपसे क्या बोला कि 2 इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, जब उनके बीच का इंटरसेक्शन 5 आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि E और F में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इट्स 5। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आप समझ जाना कि दे मस्ट बी अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कि जिनमें इंटरसेक्शन 5 हो और एक का होना दूसरे के होने के चांसेस को ख़त्म कर दे, उसे हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
देखो अगली चीज़ इसके अंदर आती है जो आपको पता होना ज़रूरी है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं बच्चों। एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, टू और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। मतलब दो ऐसे इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं कि जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए उस एक्सपेरिमेंट के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला अ डाई इज रोल्ड वंस, ठीक है जी, तो आपको पता है कि इसको जो इसके सैंपल स्पेस बनेंगे दैट इज 1 2 3 4 5 6। अब मैंने एक इवेंट आपके सामने डिफाइन किया कि भाई इवन नंबर अपेयर्स, इवन नंबर अपेयर्स, तो इवन नंबर अपेयर्स मतलब हो गया सर 2 4 6। मैंने एफ लिया ऑड नंबर अपेयर्स, तो ऑड नंबर अपेयर्स में आ गया सर हमारा, एफ में आ गया हमारा फॉर एग्जांपल 1 3 5। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ई और एफ को अपने कंबाइन करना, आपने इनके बीच का यूनियन निकालना है, तो इफ़ यू फाइंड यूनियन ऑफ ई यूनियन एफ, तो यू विल गेट 1 2 3 4 5 6। तो अल्टीमेटली वो किसके बराबर आ गया, वो सैंपल स्पेस के बराबर आ गया। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर इनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो आप समझ जाना कि ऐसे इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। और एग्जॉस्टिव इवेंट की एक बहुत खास बात ये होती है बच्चों कि यहाँ पर इनके बीच का जो होता है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलती, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 होती, इसकी भी 3/6 होती। अगर आप दोनों को ऐड करते तो 100% 1 आता। तो ध्यान रखना दो या दो से ज़्यादा इवेंट अगर एग्जॉस्टिव होंगे तो उनकी जो भी प्रोबेबिलिटी है उसका सम हमेशा 1 आता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछता कि ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ता है कि इनके बीच का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। तो अगर आप इनके बीच का इंटरसेक्शन निकालो तो वो 5 हो जाएगा। तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या ये क्या आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे? तो इसका आंसर है येस, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल। व्हाई? बिकॉज इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि अगर ऑड नंबर आएगा तो इवन नहीं आएगा, इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा। तो एक का होना अगर दूसरे के होने के चांसेस को ख़त्म करता है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाते हैं। अब यहाँ से ये मिथ मत निकालना है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा वो हमेशा एग्जॉस्टिव होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये कोई कंपल्शन नहीं है। देखो अब जो स्टार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। अब यहाँ से 12th स्टार्ट है। मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्यों बताया, वो 11th का बेस था बट वो इस एक्सरसाइज में काम आएगा। बट यहाँ से शुरू होती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और भाई ये टॉपिक है अब इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.1 से सीधा सीधा रिलेट करेगा। आपको 13.1 में जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब कंडीशनल के मिलेंगे। अब पहले समझना है कि कंडीशनल कब लगता है, कंडीशनल कैसे लगता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो मैंने आपको लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड वेयर पी ऑफ बी कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैंने क्या बोला है समझते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि ए और बी दो एक्सपेरिमेंट, दो इवेंट एक ही एक्सपेरिमेंट से लिंक्ड है। बट कंडीशन ये है कि बी जो है वो पहले हो चुका है और उस बी के होने से ए पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको ये बताना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोल देता हूँ, ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे एक हुआ उसके होने से दूसरे पे जो अफेक्ट पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं। अब आपके वर्ल्ड कप मैचेस में आपने देखा होगा जो टीम्स होती हैं उनको नंबर्स मिलते हैं, उसके हिसाब से उनकी रैंक डिसाइड होती है कि कौन सी टीम नंबर 1 पे चल रही है, नंबर 2 पे चल रही है। तो कोई भी मैच हो वो मैच जब होता है उसके होने से जो आपके पॉइंट टेबल है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो इवेंट कोई और सा हो रहा है, किसी और की प्रोबेबिलिटी वहाँ अफेक्ट हो रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। या फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई यूक्रेन पे जो हमला हुआ था, अगर आप देखें तो उस टाइम पर स्टॉक मार्केट एकदम से डाउन आ गई थी, इवेंट कोई और सा हुआ, अफेक्ट कोई और चीज़ हो गई। तो ऐसी कंडीशंस को हम कंडीशनल बोलते हैं। या कोविड आया, कोविड के टाइम पे आपने देखा कि शेयर मार्केट एकदम डाउन आई, तो कोविड की वजह से वो डाउन आई। तो कहीं ना कहीं एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट को अफेक्ट कर जाए, ऐसी सिचुएशन में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लेते हैं। अब इसको लगाने का एक सिंपल सा भाई यहाँ फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, वैसे इसको अपॉन में ना लिख करके आप इसको ऐसे लिखना, पी ए बी मतलब व्हेन वी हैज़ ऑलरेडी गिवन ऑलरेडी अकर्ड
बी इज़ द इवेंट जो हो चुका है, जो गिवन होगा, उसकी रिस्पेक्ट में आपने ए की निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या है वो निकाल लो, उसकी प्रोबेबिलिटी ले लो, अपॉन में जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसे डिवाइड कर दो, तो आपका पी ए बाई बी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अगर उल्टा होता कि बी की निकालनी होती और ए गिवन होता तो सर फॉर्मूला लगता पी ए इंटरसेक्शन बी, न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं आते, बट जो डिनोमिनेटर है वो बदल जाता, क्योंकि इस बार गिवन बी नहीं है, इस बार गिवन ए है। और हमेशा ध्यान रखना आप किससे डिवाइड करते हो, जो गिवन होता है, तो गिवन पोर्शन तो ए हो गया, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा पी ऑफ ए से। एक बात ध्यान रखना, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी कांट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज कंडीशनल लगना इज नॉट एप्लीकेबल। और एक आइडेंटिटी जो आपके इस पूरे चैप्टर में बार बार काम आएगी, मैं लिख दे रहा हूँ भाई, पी ए और बी को हम कई बार बोलते हैं पी ए यूनियन बी, फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी। ये सिंपल फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल होगा, तो ये फॉर्मूला आपने दिमाग में रखना है। अब मैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.1 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने इसलिए नहीं लिए हैं, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 6 क्वेश्चन, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ही एग्जाम में आती है और हमें वर्ड प्रॉब्लम ही अच्छे से सीखनी है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक उसने एक ही सवाल पूछा है कि पी ई बाय एफ, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड एंड एफ हैव बीन गिवन। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल हो तो आप ज़रूर ओपन कर लेना बेटा। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये दे रखा है, कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार फेंका गया है, फिर कुछ यहाँ पे पार्ट्स दिए हैं। तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि पहले आप क्या करो, पहले आप सबसे पहले सैम्पल स्पेस निकाल लो। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर एक कॉइन को मैंने 3 बार फेंका है तो टोटल आउटकम्स जो बनेंगे वो 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8 बनेंगे। और अगर आप इसके सैम्पल स्पेस निकालते हो तो इसकी इजी ट्रिक भी होती है निकालने की, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 8 को 2 से डिवाइड करा तो आपको पता है कि यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 टाइम्स आप हेड लिख दो। इजी ट्रिक यही है इसको निकालने की, ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। और 4 टाइम्स आप टेल लिख दो, फिर जो 4 आया था उसका आप हाफ करो, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो। फिर जो आया था 2 उसका भी हाफ करो, एक बार कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि 1 ना आ जाए। तो एक बार हेड लिखो, कॉमा टेल लिखो, कॉमा हेड लिखो, कॉमा टेल, कॉमा हेड, कॉमा टेल, हेड और टेल। तो 8 के 8 आराम से बन जाएंगे, 16 होते तो भी बन जाते। तो एक इजी ट्रिक है, आप ये लगा सकते हो। अब आपसे स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है सुनो, आपसे कह रहा है कि ई है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो ई के अंदर क्या आ जाएगा सर, हेड ऑन थर्ड टॉस के हिसाब से आपका ट्रिपल एच आ जाएगा। चलिए सर, और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा फॉर एग्जांपल एच टी एच आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एंड में हेड है। और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा टी एच एच, और सर आ जाएगा टी टी एच। तो जो पॉसिबिलिटीज़ है उस, अब आप एफ ले लोगे। एफ क्या है बच्चों, एफ है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, मतलब बाद में कुछ भी आए, स्टार्टिंग के जो 2 टॉस हैं उसमें आपका हेड होना चाहिए। तो इसका मतलब या तो आपका आ जाएगा ट्रिपल एच या आ जाएगा डबल एच टी, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में 2 हैं। अब आपको पता है कि इनका इंटरसेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्यों निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें पता है सर हम जो लगाने वाले हैं फॉर्मूला वो लगाने हैं पी ई बाय एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इंटरसेक्शन अगर हम देखेंगे सर तो वो आ जाएगा ट्रिपल एच, सिर्फ यही आ जाएगा। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालो भाई, क्योंकि हमें एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी पी ई इंटरसेक्शन एफ की। ई इंटरसेक्शन एफ में एलिमेंट 1 है, टोटल 8 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालता हूँ तो एफ के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं जी, टोटल एलिमेंट 2 हैं और ओवरऑल 8 हैं, तो 2/8 हो जाएगा। जो आप अलग से निकालोगे पी ई इंटरसेक्शन एफ एंड पी ऑफ एफ, मेरे भोले बच्चों आप सिर्फ आइडेंटिटी में इसको डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 1/8, 2/8, काट पीट के आंसर आ जाएगा 1/2। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। इंटरसेक्शन निकालो, जो गिवन है वो निकालो, डिवाइड बोथ, और आपका इजीली हो जाएगा। इसमें बेस काफ़ी सारे न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं जो भी न्यूमेरिकल ले रहा हूँ उसमें हर एक जो टाइप है फर्स्ट सेक्शन का वो कवर हो जाए।
उसके बाद आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि सेकंड थर्ड पार्ट इजी है, इसी पे बेस्ड है, वो आराम से कर लेना। मैं इसका अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 8th क्वेश्चन लिया। अब 8th क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। आपसे कह रहे हैं कि अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को फेंका है 3 बार। तो अगर एक डाई को फेंका है 3 बार तो यहाँ पे टोटल आउटकम लिखो भाई, वो हो जाएगा 6 की पावर 3। देखो एक बात ध्यान रखना, कॉइन के केस में और डाई के केस में टोटल आउटकम निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेसिस की पावर नंबर ऑफ टॉस। तो यहाँ पे 6 की पावर 3 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 216। ये हमें मिल गए क्या, इसके टोटल आउटकम्स। अब हमें इसके सैम्पल स्पेस निकालने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम सैम्पल स्पेस इसके निकाल भी नहीं सकते, तो इग्नोर इट। फिर उसने बोला है कि ई इज़ द इवेंट, उसने क्या बोला है, ई इज़ द इवेंट 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। भैया जो 4 है वो कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए तीसरे टॉस पर। चलिए, तो अगर 4 होना चाहिए तीसरे टॉस पे, सर इसके तो बहुत सारे केसेस बनेंगे। 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस का मतलब हो गया बच्चों कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंड में 4 होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में 1,1,4 बन सकता है, 1,2,4 बन सकता है, ऐसे लेकर के 164 तक होगा। ऐसे ही 2,1,4 से लेकर के इसको 2,6,4 तक लेके जाएंगे। सिमिलरली ये आपका 6,1,4 से लेकर के जब आपको दिख जाए कि इवेंट्स बहुत सारे, सॉरी एलिमेंट्स किसी इवेंट में बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हो, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सारे मत दिखाओ, कुछ एलिमेंट दिखाओ ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। बस ये देख लेना कि यहाँ पे रो वाइज कॉलम्स जो, सॉरी रो वाइज 6 एलिमेंट है, कॉलम वाइज 6 एलिमेंट है, टोटल 36 एलिमेंट है। आपको समझ में आना चाहिए कि ई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अब उसने एफ क्या बोला बच्चों, उसने एफ बोला है आपसे कि 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses. 6 and 5 appears on first 2 tosses. इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया सर, अब देखो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब पहले 6 बाद में ही 5 आना चाहिए। 5,6 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड हटा दें तो ये भी हो सकता था कि 6,5 और उसका उल्टा भी हो सकता था 5,6। बट फिलहाल तुम्हें पहले 6 लेना है, बाद में 5 लेना है, आखिरी नंबर पे कुछ भी है फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके केसेस 6 ही बनेंगे। 6,5,2 हो सकता है, 6,5,3 हो सकता है, 6,5,4 हो सकता है, 6,5,5 हो सकता है एंड 6,5,6 हो सकता है। तो अब सबसे पहले इनका निकालोगे भाई आप इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन दोनों में क्या है। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। तो दोनों में कॉमन ऑब्वियसली एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एफ में जो एलिमेंट है उसमें एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसके एंड में 4 है, और ई में जो एलिमेंट्स हैं उसमें सबके एंड में 4 है। तो इंटरसेक्शन तो सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, दैट इज 6,5,4। तो आपको पता है कि एक तो आपको ज़रूरत पड़ती है ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी की, वो आ जाएगी सर 1 आपका 216। और एक ज़रूरत पड़ती है सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की। एफ में कितने एलिमेंट हैं, एफ में 6 एलिमेंट हैं, तो 6/216 हो जाएगा। पी ई बाय एफ निकालना है, सिंपल है सर, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हमारे पास 1/216, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 6/216। आंसर कितना आ जाएगा 1/6। तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा बेटा। कुछ और न्यूमेरिकल लेंगे। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 10। ये एनसीईआरटी के सारे सवाल ले रहा हूँ बेटा मैं, एनसीईआरटी इसके लिए काफ़ी है अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो तो। अब इसमें बोल रहे हैं कि ब्लैक एंड अ रेड डाइज आर रोल्ड, मतलब एक ब्लैक डाई है, एक रेड डाई है, 2 डाइज को हमने एक साथ फेंका है। मैंने आपसे बोला था कि 2 डाई एक साथ फेंकी जाए या एक डाई 2 बार फेंकी जाए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, आपको पहले तो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो आपका फर्स्ट वाला डाई है उसे आप ब्लैक मान रहे हो, और जो आपका सेकंड वाला डाई है उसे आप रेड मान रहे हो। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप फर्स्ट वाले को रेड मान लो, सेकंड वाले को ब्लैक मान लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल जो आउटकम्स बनेंगे वो बनेंगे सर 6 की पावर 2 विच इज़ 36। सैम्पल स्पेस निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ई और एफ स्पेसिफाई नहीं है। अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे, इनफैक्ट जो आप एनसीईआरटी लेके बैठोगे
तो 6, 7, 8, 9 आपको आराम से दिखेंगे कि ई दे रखा है, एफ दे रखा है, मज़ा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है सर, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं जिसमें ई और एफ आपको गिवन नहीं होगा, आपने खुद अपना दिमाग लगाना है। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को। ई हमेशा वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होती है बेटा, और एफ हमेशा वो इवेंट होता है जो गिवन होता है। तो यहाँ पे साफ साफ आपको बोल रखा है भाई, ई क्या है देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ई है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो पहले ई के निकालेंगे, ई के सैंपल पॉइंट निकालेंगे। अब सम ग्रेटर देन 9 क्या हो सकता है, आइदर इट कैन बी 10 और इट कैन बी 11 और इट कैन बी 12। तो पहले 10 के केसेस लेंगे। 10 के केसेस में आ जाएगा सर 6 4 4 6 5 5। फिर 11 के केसेस दो ही बनेंगे सर, 6 5 और 5 6। फिर 12 के केसेस एक बनेगा 6 6। तो टोटल 6 केसेस बनेंगे ई के लिए। फिर मैंने आपसे क्या बोला बच्चों, मैंने आपसे बोला कि एफ वो इवेंट होता है जो गिवन होता है। गिवन क्या है भाई, साफ साफ लिखा हुआ है, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो साफ साफ ये एंड की लाइन पढ़ोगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो, गिवन शब्द का जरूर यूज होता है। देखो यहाँ पे लिखा है गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड नंबर लेस देन 4। तो जहां पे गिवन लिखा हो उसके बाद की जो स्टेटमेंट होगी दैट मस्ट बी कंसिडर एज एफ। तो भाई एफ हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो अब एफ के क्या एलिमेंट होंगे समझते हैं सर। एफ के यहाँ पे आ गया, ब्लैक डाई 5 है ना, तो हमारा ब्लैक डाई हमने किसको माना है सर, ब्लैक डाई हमने माना है फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट हमारा 5 नंबर होगा, सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो केसेस 6 बनेंगे, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 5 4 5 5 5 6, बस यही केसेस बनेंगे। अब मैंने क्या बोला, जब ई और एफ आपका डिफाइन हो जाए तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने इनके बीच का इंटरसेक्शन निकालना है। अगर आप इनके बीच का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई, दोनों में कॉमन है सर, सम जो है वो 9 से बड़ा लेना है। तो यहाँ पे कॉमन तो सिर्फ यही आएगा, या तो 5,5 कॉमन आएगा, या 5,6 कॉमन आएगा, या बस ये दो ही एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद की जो है उनका सम 9 या उससे कम जा रहा है। तो एफ मिल गया सर, ई मिल गया सर, अब इनके बीच का इंटरसेक्शन भी मिल गया। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 2/216। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 6/216, क्योंकि इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट है, एफ में 6 एलिमेंट है। हमें निकालना है पी ई बाय एफ, फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो पी ई बाय एफ का फॉर्मूला हो जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा 2/216, नीचे आ जाएगा 6/216, काट दो सीधा सीधा, 1/3, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इसका सेकंड पार्ट आप खुद से अटेम्प्ट कर लोगे, आई विश, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 12। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कह रहे हैं कि एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। कह रहा है अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सर यहाँ पर अगर एक फैमिली में, यहाँ पे समझना, इफ अ फैमिली has 2 children, then total number of ways क्या बनेंगे सर। देखो एक चाइल्ड फर्स्ट है, एक चाइल्ड सेकेंड है। जो फर्स्ट वाला चाइल्ड है उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, आइदर अ बॉय और अ गर्ल, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ है। सेकेंड वाले की भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ है सर। अब वो बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ई इज़ द इवेंट जो गिवन होता है, सॉरी जो निकालना होता है, हम तो ई उसको मानते हैं। हमें साफ साफ बोल रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द गर्ल्स। तो हमें सर लेना पड़ेगा बोथ आर गर्ल्स। तो बोथ आर गर्ल्स में ई का केस तो एक ही बनेगा कि पहले वाली भी लड़की है और दूसरे वाली भी लड़की है, तो G1 G2, छोटी वाली भी बहन है और बड़ी वाली भी। अब भाई स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है उसका एफ कुछ और है, सेकंड वाले का एफ कुछ और है, क्योंकि इसने बोला है गिवन दैट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
कोई बात नहीं, एक पार्ट का एफ कितना हो जाएगा सर, द यंगेस्ट इज गर्ल। यंगेस्ट इज गर्ल मतलब हो गया छोटी वाली बहन है। अब छोटी वाली बहन है तो उसका बर्थ बाद में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो या तो G1 और G2 में हो सकता है ऐसा कि सेकंड वाली हमारी जो है वो गर्ल हो, या बड़ा भाई और छोटी बहन भी हो सकती है भाई। मतलब सेकंड प्लेस पे आपने गर्ल को फिक्स कर देना है। तो अब इनके बीच का इंटरसेक्शन निकालो, तो इनके बीच का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा सर, वो आएगा G1, G2। तो अब PE इंटरसेक्शन F लोगे सर वो होगा 1/4, और F की प्रोबेबिलिटी लोगे वो होगा 2/4। हमें निकालना है PE/F। स्ट्रेट फॉर्मूला है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आप लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा, तो ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम में भी ना लिखो भाई। तो यहाँ पे आएगा ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे F, काट पीट के आ जाएगा 1/2। इट्स वेरी सिंपल। अगले पार्ट का ना F बदल दिया इन्होंने। अगले पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट 1 इज गर्ल। अब एटलीस्ट 1 इज गर्ल का मतलब पता है क्या हो गया, कि कम से कम एक लड़की है। तो इसके केसेस मतलब एक लड़की भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तो केसेस बनेंगे 3। G1 B2 हो सकता है, B1 G2 हो सकता है, तो छोटी बहन या बड़ी बहन, या दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं, क्योंकि उसने बोला है कम से कम एक लड़की, भाई दो भी तो गर्ल्स हो सकती है ना। अब इनके बीच का इंटरसेक्शन निकालोगे अगेन, तो इनके बीच का इंटरसेक्शन सर G1 G2 आएगा। तो भाई पहले PE निकालो बच्चों, सॉरी PE इंटरसेक्शन F निकालो, दैट इज़ 1/4। अच्छा PF निकालोगे 3/4। सर इसका आंसर तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको रटी पड़ी है, दिस इज़ 1/3। तो आई विश आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। इट्स अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। कंडीशनल भाई मज़े में करो, कंडीशनल में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि एक इवेंट गिवन, एक की निकालनी है, वहाँ पे कंडीशनल लगती है। सिंपल फॉर्मूला होता है PA/B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन द गिवन इवेंट, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों में, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है जी कि एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक, जिसमें 300 इजी आपके ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है और 200 डिफिकल्ट है। क्वेश्चन 13 NCERT का है। फिर 500 इजी MCQs है और 400 डिफिकल्ट है। अब इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ोगे कि एक निकालना है और एक गिवन है, तो आप समझ जाओगे कि कंडीशनल लगेगा। तो सबसे पहले आप ना एक काम करो, आप यहाँ पे डायग्राम बना लो। डायग्राम कैसे बना लो, आप यहाँ लिख दो पहले ट्रू एंड फॉल्स, और यहाँ लिख दो MCQs। यहाँ ले लो इजी और यहाँ ले लो डिफ़िकल्ट। तो ट्रू एंड फॉल्स इजी कितने हैं सर, ट्रू एंड फॉल्स इजी हैं 300। सर डिफ़िकल्ट कितने हैं, ट्रू एंड फॉल्स आपके 200। इजी MCQs कितने हैं सर, इजी MCQs है 500। डिफ़िकल्ट कितने हैं, डिफ़िकल्ट है 400। ये इन्फॉर्मेशन आपने लिखी और पहले लिख लो टोटल क्वेश्चन कितने हैं। टोटल क्वेश्चंस हो गए सर सब मिला लो, तो ये आपके इसको ऐड करोगे तो 800 आ जाएगा, इसे ऐड करोगे तो 600 आ जाएगा। ओवरऑल आपका आ गया 1400। अब सबसे पहले बच्चों आप ई लोगे। ई क्या होता है, इवेंट, वो आपको निकालना है। निकालना क्या है सर, साफ साफ लिखा हुआ है इन अ क्वेश्चन बैंक इज सिलेक्टेड एंड रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ इजी क्वेश्चन। तो इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, ये आपका ई हो जाएगा। मतलब अगर मैं NE निकालना चाहूँ कि इजी क्वेश्चन टोटल कितने हैं, तो आपको नज़र आ रहा है 800, क्योंकि इजी आपके ट्रू एंड फॉल्स 300 हैं और 500 MCQs है। F की अगर मैं बात करूँ तो F में बोल रहा है कि गिवन दैट इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब अगर मैं F की बात करूँ तो F बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, F हो गया भाई इट्स एन MCQ। तो MCQ कितने हमारे पास सर, MCQ टोटल हैं, देखो टोटल MCQ हैं 900 ये, और टोटल हमारे इजी हैं कितने 800। तो MCQ टोटल 900 हो गए। अब इसमें ना इंटरसेक्शन पता है कैसे आएगा, इंटरसेक्शन आप ऐसे मत लेना कि आप एग्जैक्टली एलिमेंट दिखा रहे हो। आप ये देख लो कि कॉमन कितने, मतलब ई इंटरसेक्शन का पहले तो मतलब क्या हुआ, ई इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि इट्स एन ईजी MCQ, मतलब ईजी भी है और MCQ भी है। तो ऐसे तो सर ऑब्वियस सी बात है भाई, दोनों में कॉमन जो होंगे वो ये हैं 500, क्योंकि ईजी भी हैं और ये MCQs भी हैं। तो
तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 500 अपॉन 1400, मतलब 5/14। और अगर मैं f की बात करूं तो f में है सर एलिमेंट 900, तो 900 अपॉन 1400, ये आ जाएगा 9/14। सर हमें निकालना है PE/F। सिंपल फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो सर ये आ जाएगा हमारा 5/14 अपॉन में 9/14, काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा 5/9, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, मैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूँ ऑफ एक्सरसाइज। इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर, देखो क्वेश्चन 15 मैं नहीं कराऊंगा, उस पर बेस मैं आपका एक एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जाम्पल 7। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो सबसे अलग कॉन्सेप्ट होगा कंडीशनल का। उसके बाद आपकी कंडीशनल खत्म हो जाएगी, फिर हैंड टू हैंड आप प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको ये चीज़ें याद रह जाएं कि कंडीशनल कब लगता है, कैसे लगता है, आपको याद रहे और आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाए। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है जी, गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग अ टू डाइस आर डिफरेंट। ये गिवन है आपको, मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन इस बार पहले दे दी। बच्चे चाहे पहले दे चाहे बाद में दे, ध्यान रखना गिवन मतलब एफ। ये मत देखना कि जो पहले है वो ई ले लो आप, जो भी गिवन है वो एफ है। आपसे बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि सर हमने 2 डाइस फेंके, तो यहाँ पे टोटल जो आउटकम है वो होगा सर 6⁻², विच इज़ 36। सर इवेंट ई होगा इसके अंदर कि सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 4। तो सर इसमें आ सकता है 3,1 आ सकता है, इसका सम 4 हो जाएगा, 1,3 आ सकता है, 2,2 आ सकता है, दैट्स इट। अब एफ लेते हैं। एफ क्या बोल रहे हैं, जो इवेंट गिवन होता है, गिवन क्या है, 2 नंबर अपीयरिंग आर डिफरेंट, 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द डाई आर डिफरेंट, ये गिवन है सर, 2 नंबर्स आर डिफरेंट। अभी डिफरेंट का क्या मतलब है, देखो डाई पे अगर नंबर सेम आता है उसको बोलते हैं डबलेट्स, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4, ये डबलेट्स हो गए। अब यहाँ बोल रहा है डिफरेंट, मतलब पता है क्या हो गया, डिफरेंट मतलब हो गया कि वो सेम नहीं है। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना चाहूँ तो कोई मुश्किल नहीं है, मुझे पता है कि सर टोटल एलिमेंट 36 है, उसमें से ऐसे जो सेम होते हैं वो डबलेट वाले हटा दो, तो जो बच जाएंगे वो सारे ऐसे बचेंगे जिनमें कभी कुछ कॉमन नहीं होगा, सेम नहीं होगा, वो नंबर डिफरेंट माने जाएंगे, क्योंकि हमने सेम वाले हटा दिए। अब इनके बीच में सर इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, बहुत सिंपल है सर, एक तो बनेगा 3 1 और एक बनेगा 1 3, क्योंकि 2,2 तो डबलेट है और डबलेट लेना नहीं है क्योंकि एफ में डबलेट नहीं है। तो अल्टीमेटली सर पी ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा सर 2/36, तो आ जाएगा 1/18। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा बच्चों, एफ में कितने एलिमेंट है, 30/36, वो आ जाएगा आपका 15/18। आपको निकालना है पी ई बाय एफ, क्या आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट विल बी 1/18, 15/18। बेटा काट पीट के सिंप्लीफाई करके यू विल गेट 1/15। तो कंडीशनल आपको आसान लग रही होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। अब आप एग्जाम्पल नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई। ये क्वेश्चन कई बार बच्चों के पल्ले नहीं पड़ता है और क्वेश्चन बहुत खास है। कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया है कि हम एक कॉइन फेंक रहे हैं और कॉइन अगर शो करता है हेड तो हम इसको दोबारा फेंकते हैं, और अगर शो करता है टेल तो हम डाई फेंकते हैं। तो पहले ना इसको डायग्राम बना लो, मतलब कॉइन अगर हम फेंक रहे हैं तो ये कॉइन फॉर एग्जांपल हमारा है, इसमें अगर आता है हेड तो हम इसको दोबारा फेंकते हैं, मतलब हेड आएगा तो हेड से दोबारा फेंकेंगे। तो इट मीन्स इसके केसेस क्या बनेंगे सर, कि हेड से दोबारा फेंका तो एक टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है। चलिए, और अगर टेल आएगा तो उसने बोला है देन वी थ्रो अ डाई, मतलब टेल से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकता है। तो अगर मैं इसके बनाना चाहूँ सैम्पल स्पेस तो वो बनेंगे कि एच के साथ टी बन सकता है, एच के साथ एच बन सकता है, टी के साथ 1, टी के साथ 2, टी के साथ 3, T4 हो सकता है, T5 हो सकता है और T6 हो सकता है, बस। फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ये ई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब डाई में जो नंबर है
नंबर ऑन डाई इज ग्रेटर देन 4। तो भाई ई हमारा सीधा सीधा हो जाएगा कि डाई पे नंबर ग्रेटर देन 4 है, तो या तो T5 का केस बनेगा या T6 का केस बनेगा। डन। चलिए सर, फिर उसने बोला है एफ इवेंट क्या होता है, गिवन इवेंट। गिवन क्या है जी, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। ये थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ गया जी, देयर इज एटलीस्ट वन टेल, मतलब कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से सैंपल स्पेस के सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे, बस एक ही तो नहीं आएगा, डबल एच। डबल एच कहला, क्योंकि एटलीस्ट एक टेल वाले सारे केसेस हैं, क्योंकि सभी में एक टेल है, सिर्फ आपके डबल एच में नहीं है। तो मैं सारे ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब बच्चों से जो गलती होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा कहता है सर एफ़ की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एफ़ में एलिमेंट कितने हैं, एफ़ में एलिमेंट बच्चे गिन लेते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ गिनते हैं टोटल सैम्पल स्पेस में कितने हैं 8, एफ़ में 7, 7/8 लिख देता है प्रोबेबिलिटी, जो कि गलत तरीका है। आपने ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ना बेटा ये डिपेंडेंट इवेंट है कि यहाँ पे आप खुद सोचो कि यहाँ से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और फिर इस हेड से ये वाला जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो उसकी भी आधी हो जाएगी, क्योंकि खुद हेड की, देखो हेड की प्रोबेबिलिटी खुद आधी है। अब उस आधी को भी दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया तो मुझे लग रहा है उस हाफ का भी हाफ हो जाएगा। तो इस वाले एच से इस वाले टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और इस वाले हेड से इस वाले हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। सेम एज सर ये जो टी है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हाफ है। अब इस हाफ को भी हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ये 1/6 ऑफ हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जितने भी हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/12 होने वाली है इंडिविजुअल लेवल पे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पे निकालनी होती है, ना कि सैम्पल स्पेस के हिसाब से। तो मेरे बच्चों अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन देखोगे तो इंटरसेक्शन तो हमें दिख ही रहा है सर, क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन है सर हमारा T5 और T6। तो जब आप इसकी निकालोगे प्रोबेबिलिटी तो आप ऐसे मत निकालना कि सर 2 एलिमेंट है सैम्पल स्पेस में 8 है 2/8 कर दूँ, नहीं, दोनों एलिमेंट की इंडिविजुअल लेवल पे प्रोबेबिलिटी लोगे। जैसे T5 है ना, तो T5 की प्रोबेबिलिटी सर 1/12 है, मैंने क्या बोला, इन सब की 1/12 प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी भी 1/12 हो गई, और जो T6 है उसकी भी 1/12 हो गई। और यहाँ पे 2 केसेस हैं तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1/12 हो जाएगा 2/12, और वो आ जाएगा 1/6। सेम एज आपने करना है सर एफ के साथ। एफ के साथ क्या करना है, एफ में आपको पता है पहले तो आएगा एच टी। अब एच टी की मतलब एच से टी की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, एच से टी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और फिर ये T1 T2 T3 T4 T5 T6 सब आ रहा है, टोटल 6 आ रहे हैं, और हर किसी की इंडिविजुअल लेवल पे प्रोबेबिलिटी मैंने बोल ही दिया है, सबकी इंडिविजुअल लेवल पे प्रोबेबिलिटी 1/12 है। तो 6 एलिमेंट है, 6 की 6 बार ये ऐड होगी, तो मैं इसको 6 इंटू में 1/12 भी लिख सकता हूँ। कैसे, 1/12 फिर प्लस 1/12 प्लस 1/12 मैंने सीधा कर दिया, तो ये आ जाएगा, इससे इसको काट दो तो 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम लेकर के आपका आ जाएगा बच्चों 3/4। अब पी ई बाई एफ आपको निकालना है, तो पी ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी, दैट इज़ 1/6 अपॉन में 3/4, 1/6 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे 3, ये 2 पे जाएगा 3 पे जाएगा, इसका आंसर आएगा 2/9। तो ये कंडीशनल का मैं कह सकता हूँ कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो अगर ये डिफ़िकल्ट है तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो कि कंडीशनल में कुछ खास डिफ़िकल्टी है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको 100% समझ आ गई होगी। यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस भी है आपको कि भाई ये वीडियो ख़त्म होते ही आप हैंड टू हैंड एक्सरसाइज लगा लो, सारे क्वेश्चन कर लो, स्मूथली हो जाएंगे, भूलने से पहले कर लो। वीडियो अच्छी लगी है, स्लाइड्स बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको समझ आया है तो आपके दोस्तों को भी समझ आना चाहिए, उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस बार CBSE बोर्ड 2024 के लिए बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन आनी बहुत ज़रूरी है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।